गुड नॉन स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले पार्ट में आपने पढ़ा है कि लेखक जो है वो जब प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचवाते हुए देखता है, उनके जूते फटे हैं। वे चाहते तो अपनी धोती को नीचे खींच करके उस फटे हुए जूते को छिपा सकते थे कि वो फटा वाला हिस्सा न दिखाई दे, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं। फ़ोटो में उस बात को आने देते हैं। सब लोग देखते हैं कि फ़ोटो में कि उनके जूते फटे हैं, बाएं पैर के, उनकी उंगली बाहर निकल रही है। तो इन सब बातों को लेखक देख करके अपने मन में सोच रहा है कि ये कैसा आदमी है। जब इस तरह से ये फ़ोटो खिंचवा रहा है तो ये कपड़े पहनकर, जूते पहनकर, तो इसके रोज़ पहनने के कपड़े या पोशाक कैसी होगी, इस बारे में वो अपने मन में गूंथ रहा है, मनन कर रहा है और सोचता है कि ये कैसा आदमी है। ठीक है ना। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। और प्रेमचंद जी चूँकि जब फ़ोटो वाला खींचता है तो जब आपसे कहता है बी रेडी, तैयार रहिए, तो व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा हंसने का, मुस्कुराने का प्रयास करता है। उसी मुस्कुराहट को देख करके लेखक कह रहा है कि ये कैसा है, स्वयं तो इसके अपने जूते फटे हुए हैं, बल्कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दूसरों पर हंस रहा है। फ़ोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। देखिए, फिर एक लेखक कल्पना कर रहा है उनके फ़ोटो को देख करके कि अगर फ़ोटो ही खिंचवाना था तो वो ठीक जूते पहन लेते जो फटे ना होते, या फ़ोटो ही ना खिंचवाते। फ़ोटो खिंचवाना कोई आवश्यक तो था नहीं, या कोई कुछ बिगड़ जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। फिर कहता है लेखक कि हो सकता है कि इनकी इच्छा न रही हो, पत्नी ने कहा हो कि चलो हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, तो उन्होंने भी कहा हो कि चलो, और उसके बाद जाके जैसे थे वैसे ही बैठ गए हों उसके बगल में। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को जूता भी ना हो। लेकिन लेखक इसको एक ट्रेजेडी की तरह, हरिशंकर जी इसको एक ट्रेजेडी की तरह, दुर्घटना की तरह मान रहे हैं कि बताइए आज के युग में ऐसे आदमी के पास, ऐसे भी आदमी हैं जिनके पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं हैं। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर परसाई जी कहते हैं कि मैं आपके इस फ़ोटो को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं आपके फ़ोटो को देखते देखते मैं आपके भीतर स्थित दुख को महसूस कर रहा हूँ, और उस दुख को महसूस करके ऐसा प्रतीत होता रहा है जैसे मैं अभी रो पड़ूँगा। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन आपकी आँखों पर जब मेरा ध्यान जाता है, मैं आपकी निगाहों को देखता हूँ, तो उसमें जो दर्द भरा हुआ व्यंग है आपका, वह मुझे रोने से भी रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व तो नहीं समझते हो तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लेखक कह रहा है कि शायद प्रेमचंद जी फ़ोटो का महत्व क्या होता है यह नहीं जानते थे, और अगर यदि इस बात को जानते होते तो वो किसी से उधार थोड़े समय के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई मैंने जैसे होता ना, लड़की वाले जब लड़कों के घर लड़का देखने के लिए अपनी लड़की के लिए जाते हैं तो उसी को वर दिखाई कहते हैं। तो वही कह रहा है लेखक कि यहाँ तो लोग वर दिखाई के लिए दूसरे से कोट मांग लेते हैं, और मांगे कि मोटर से बारात निकालते हैं और दूसरे की मोटर ही लेकर के बारात जाते हैं अपने लड़की की। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। जिन लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरे की बीवी तक उधार मांग लेते हैं कुछ समय के लिए। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, और तुम एक छोटे से जूते को नहीं मांग सके कि हमें फ़ोटो खिंचवाना है, अपना जूता दे दीजिए, जबकि लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मांग लेते हैं और लोग दे भी देते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी भी फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो देखिए, जबकि फ़ोटो में इत्र का कोई महत्व तो नहीं है। आप वास्तव में इत्र लगाए हैं, महकेगा, लेकिन अगर वो फ़ोटो में इत्र लगा के खिंचवाइए तो उससे खुशबू नहीं आएगी। लेकिन ये लेखक का व्यंग है कि लोगों की मानसिकता कैसी है।
ठीक है ना। वो लोगों की मानसिकता की तरफ व्यंग कर रहा है कि लोगों की ऐसी मानसिकता है कि अगर वो फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तब भी इत्र लगा लेते हैं कि हो सकता है कि इत्र लगाने से हमारी फ़ोटो भी सुगंधित हो जाए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। टोपी तो लेखक कह रहा है टोपी तो 8 आने की मिल जाती है, लेकिन उस समय भी जूते जो हैं वो 5 रुपये से कम में नहीं मिलते रहे होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और जूते की कीमत हमेशा टोपी से कहीं ज़्यादा रही है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। और आज जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, क्योंकि आज तो एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। देखिए, इसको हम 2 अर्थों में ले सकते हैं, यानी कि जूतों की अपेक्षा टोपी की कीमत काफ़ी कम है, इसलिए हम जितने रुपए में एक जूता खरीदते हैं उतने में हम 2500 टोपियाँ खरीद सकते हैं। एक तो इसका ये अर्थ होगा, और दूसरा है कि जूता जो है वो सामर्थ्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, और टोपी जो है वो सम्मान का प्रतीक है। तो लेखक आज ये भी कह रहा है कि जिसके पास धन है, बल है, धन बल है, उसके सामने आज लोग अपना सम्मान त्याग देते हैं, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और टोपी जो है यहाँ सम्मान की प्रतीक है कि वो अपने सम्मान को भी धनियों के सामने न्यौछावर कर देते हैं, झुका देते हैं। इसीलिए कह रहा है कि एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। और लेखक कह रहा है कि शायद आप भी जूते और टोपी का जो आनुपातिक मूल्य है उस बात को आप नहीं समझ पाए, शायद उसी के मारे हुए हैं आप, उसी से धोखा खाया है आपने। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। लेखक कह रहा है कि इस कष्ट को मैं आज तक कभी इतना महसूस नहीं किया हूँ जितना आज महसूस कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक कह रहा है कि आप एक उपन्यास सम्राट हैं, युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और जाने लोग क्या क्या आपके साहित्यिक योगदानों के बारे में आपको कहते हैं, आपका कितना सम्मान करते हैं। लेकिन जब मैं फ़ोटो में देखता हूँ तो फ़ोटो में आपके जूते फटे हुए हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। लेखक कह रहा है कि मेरा भी जूता आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है। अंतर इतना है मेरे और आपके जूते में कि आपका जूता सामने से फटा है इसलिए दिख रहा है, मेरा सामने से ना फट के नीचे से फटा हुआ है। मेरे अंगूठे के नीचे मेरा जूता भी रगड़ खा करके घिस गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कड़ी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। और जूता इतना फटता है कि जब मैं पैदल चलता हूँ तो मेरा अंगूठा जो है वो ज़मीन में रगड़ता है और कभी कभी तो वो लहूलुहान अर्थात उससे रक्त भी निकलने लगता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तो ये है कि किस तरह से लोग अपने दिखावे को बरकरार रखते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। उस तरफ इशारा कर रहा है कि आपका जूता तो नीचे से सही है, सामने से केवल फटा हुआ जो है थोड़ा सा वो दिख रहा है, लेकिन मेरा जूता आपके जूते से कहीं ज़्यादा फट गया है। उसका पूरा तलवा भले ही गिर जाए, मेरा पूरा पैर लहूलुहान हो जाए मिट्टी में रगड़ करके, लेकिन मेरा अंगूठा कभी दिखेगा नहीं। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं। तुम्हारी तो उंगली दिख रही है लेकिन तुम्हारे पाँव सुरक्षित हैं, अर्थात पाँवों पर कोई जोखिम नहीं है, पाँवों पे जख्म नहीं है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, जबकि मेरी उंगली ढकी हुई है, अर्थात मेरी उंगली नहीं दिख रही है लेकिन पंजा नीचे छिल रहा है, वो मुझको कष्ट दे रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। परसाई जी कह रहे हैं प्रेमजंशी से कि शायद आप पर्दे का महत्व तो नहीं जानते हैं कि पर्दा कितना महत्व रखता है लोगों के जीवन के लिए। अर्थात आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन आज के समय में हम लोग तो पर्दे पर ही कुर्बान कर रहे हैं अपने आप को। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के भागों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।